नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। इस वीडियो में आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। 1935 का एक्ट काफ़ी लंबा और जटिल था। इसमें 321 सेक्शन और 10 परिशिष्ट थे। यह अधिनियम 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया, जबकि इसके अनुसार चुनाव प्रारंभ हुए थे। पूर्णतः इस अधिनियम को अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता या औपनिवेशिक स्वराज्य के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था और न ही भारत की राष्ट्रीय भावनाओं के बारे में इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था। इसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी ब्रिटिश सरकार ने चुप्पी साध ली थी। इसमें ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता पर विशेष बल दिया गया था। इतना सब कुछ होते हुए भी यह एक्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर केंद्र में संघ स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। पहली बार भारत में संघ स्थापित करने के लिए कहा गया था। प्रांतों में जो दोहरा शासन था उसको खत्म करके प्रांतीय स्वराज्य शुरू किया गया और केंद्र में दोहरा शासन या थोड़ी सी उत्तरदायी सरकार पहली बार स्थापित की गई। इस अधिनियम की विशेषता निम्न है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता अथवा स्वराज्य। 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वराज्य व प्रांतीय स्वायत्तता है। इस पद्धति के अनुसार प्रांतों को एक नया संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्यों को इस एक्ट के अनुसार प्रांतों को अपने मामलों में काफ़ी हद तक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई। प्रांतों में दोहरे शासन का अंत कर दिया गया, इसलिए प्रांतों में आरक्षित विषयों तथा हस्तांतरित विषयों का भेद समाप्त कर दिया गया था, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था कि प्रांतों में दोहरा शासन होगा और उसमें आरक्षित विषय अलग होंगे, हस्तांतरित विषय अलग होंगे। यह भेद इस अधिनियम में खत्म कर दिया गया। जो विषय प्रांतों को दिए गए थे उनमें प्रांतों को स्वशासन दे दिया गया और केंद्रीय नियंत्रण बहुत कम कर दिया गया। प्रांतीय शासन को चलाने का भार मंत्रियों पर आ पड़ा, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस तरह के प्रांतीय शासन की बागडोर भारतीय मंत्रियों के हाथों में आ गई और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। मंत्रियों के मामलों में गवर्नर कम दखल देते थे, यद्यपि उनके पास अभी भी काफ़ी शक्तियाँ थी। दूसरी विशेषता थी अखिल भारतीय संघ। 1935 के अधिनियम के अनुसार यह निर्णय किया गया कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाए। यह संघ 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो अपनी इच्छा से संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। इस अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। यानी यदि देशी रियासतें चाहती हैं तो संघ में शामिल हों और नहीं चाहती तो संघ में शामिल नहीं हों। प्रत्येक देशी रियासत को जो संघ में शामिल होना चाहती थी, एक प्रवेश पत्र या स्वीकृति लेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। उस स्वीकृति लेख में वह रियासत उन शर्तों का उल्लेख करती थी जिन शर्तों पर संघ में शामिल होने को तैयार है। इस स्वीकृति लेख में उन सब शक्तियों का वर्णन होता था
जो रियासत संघ को देना चाहती थी। संघ की इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वराज्य प्राप्त था। संघ और इसकी इकाइयों के झगड़ों का फैसला करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कि कई बार प्रांतों और संघ में यदि कोई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। केंद्र में एक संघीय कार्यकारिणी अथवा व्यवस्थापिका की स्थापना की व्यवस्था भी की गई। अगली विशेषता, केंद्र में दोहरा शासन। यद्यपि प्रांतों में दोहरे शासन का अंत कर दिया गया, परंतु इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। यहाँ पर केंद्रीय विषयों को, संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, चर्च संबंधी मामले, विदेशी मामले और कबीलों के मामले शामिल थे। उनका शासन गवर्नर जनरल अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता था। आरक्षित विषयों के शासन में सहायता के लिए गवर्नर जनरल को सभासद नियुक्त कर सकता था, परंतु उनकी संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी। कहने का अर्थ यह है कि जो आरक्षित विषय हैं और उनमें शासन चलाने की शक्ति गवर्नर के पास थी, तो अपनी सहायता करने के लिए वो 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बना सकता था। हस्तांतरित विषयों में शासन के लिए गवर्नर जनरल को एक मंत्री परिषद नियुक्त करनी पड़ती थी, जिसमें 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते थे। गवर्नर जनरल को यह निर्देश दिया गया था कि वह ऐसे व्यक्तियों की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करे जिसके पीछे विधानमंडल में स्थायी बहुमत हो। उसको यह भी निर्देश दिया गया कि वह अपनी मंत्री परिषद में देशी रियासतों और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि भी शामिल करे। गवर्नर जनरल को दोनों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों के संचालन का अधिकार था और वह इन दोनों में सहयोग उत्पन्न कर सकता था। मंत्री परिषद विधानमंडल की तरफ जिम्मेदार होती थी। अगली विशेषता है रक्षा कवच तथा संरक्षण। 1935 के अधिनियम की एक मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें अल्पमतों और अनेक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बहुत से रक्षक कवचों यानी संरक्षण की व्यवस्था की गई। अंग्रेज़ों ने इनको 1935 के एक्ट में शामिल करना इसलिए आवश्यक बताया ताकि अल्पमतों को बहुमत संप्रदाय का किसी तरह भय नहीं रहे और यह एक्ट ठीक तरह से कार्य कर सके। अगली विशेषता है ब्रिटिश संसद की प्रभुता। इस एक्ट में भी किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडलों को नहीं दिया गया। इस विषय में सारी अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद के पास रखी गई। प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडल कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए एक्ट में संशोधन की सिफारिश कर सकते थे। राज सत्ता ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रही। अंतिम प्रभुत्व शक्ति ब्रिटिश संसद के पास रही। इसको भारतीय जनता को नहीं सौंपा गया। अगली विशेषता संघीय न्यायालय। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र में संघ की इकाइयों, देशी रियासतों या ब्रिटिश प्रांतों के आपसी संघ के साथ झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक फेडरल कोर्ट होगा और इसको 1935 के एक्ट की व्याख्या करने का भी अधिकार दिया गया। संघीय न्यायालय भारत के लिए उच्चतम न्यायालय नहीं था, यह था प्रिवी काउंसिल, इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल। अगली विशेषता है
विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रांतों के लिए 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यद्यपि देश और राष्ट्रवाद के लिए हानिकारक थी, परंतु फिर भी अंग्रेजों ने फूट उत्पन्न करके शासन करने की नीति का पालन करते हुए इसका और अधिक विस्तार कर दिया गया। यानी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को खत्म करने के बजाय इसका विस्तार किया गया। प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्र में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 260 और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 निर्धारित की गई। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया। विषयों का बंटवारा। 1935 के अधिनियम में संघीय और प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। ऐसे विषय जो अखिल भारतीय हित के थे संघीय सूची में रखे गए, जैसे सशस्त्र सेनाएं, मुद्रा व नोट, डाक व तार, रेल, केंद्रीय सेवाएं, विदेशी मामले, रेडियो इत्यादि विषय संघीय सूची में रखे गए। प्रांतीय हित से संबंधित मामले प्रांतीय सूची में रखे गए, जैसे शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और नहरें, जंगले, खाने, प्रांत के अंदर व्यापार तथा उद्योग इत्यादि इसमें विषय रखे गए। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए जिन पर संघीय तथा प्रांतीय दोनों विधानमंडल कानून बना सकते थे। यदि प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल के कानून में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाता था तो केंद्रीय विधानमंडल का कानून माना जाता था। जहां अवशिष्ट शक्तियों का प्रश्न था उस बारे में भारतीयों में एक मत कायम नहीं हो सकता। कुछ राजनीतिक दल केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देने के पक्ष में थे और कुछ प्रांतों को। इस झगड़े को निपटाने के लिए इस अधिनियम में भी व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल को इन विषय पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता है। अगला बिंदु है प्रस्तावना। 1935 के अधिनियम में कोई नई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार की तरफ से किसी नई नीति की घोषणा नहीं हुई थी, परंतु 1919 के एक्ट को रद्द करने के बावजूद इसकी प्रस्तावना को 1935 के एक्ट के साथ जोड़ दिया गया। यह इसलिए किया गया ताकि भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में अधिराज्य स्थिति या औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करने का है। अगली विशेषता भारतीय परिषद की समाप्ति। हमारे देशवासियों ने हमेशा भारत सचिव की भारत परिषद की अनेक कारणों से कटु आलोचना की थी। इसलिए 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर भारत सचिव के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए जिनकी संख्या 6 से अधिक और 3 से कम नहीं होगी। भारत सचिव का उन मामलों पर नियंत्रण काफ़ी कम कर दिया गया जो हस्तांतरित विषय के थे और जिनका शासन उत्तरदायी मंत्रियों के जिम्मे सौंप दिया गया था। जिन विषयों में राज्यपालों तक गवर्नर जनरल को मनमानी शक्तियाँ थी उनमें भारत सचिव का नियंत्रण पहले की भांति बना रहा। अगली विशेषता हम ले सकते हैं कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखना। इसमें पिछले बिंदु में भी अपन ने अध्ययन किया था कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को खत्म करने के बजाय इसको और अधिक विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव की पद्धति को न केवल पहले रूप में कायम रखा गया बल्कि हरिजनों के लिए भी इसका विस्तार कर दिया गया।
मुसलमानों को केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत में 33 से 1/3% स्थान दिए गए, यद्यपि इनकी संख्या इस अनुपात में नहीं थी। मुसलमानों को 1919 के एक्ट के अनुसार और भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों तथा यूरोपियनों को 1919 के एक्ट के अनुसार अलग सांप्रदायिक चुनाव पद्धति के द्वारा प्रतिनिधित्व दिया गया। अगली विशेषता बर्मा, बरार और अदन। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इंग्लैंड के उपनिवेश कार्यालय के अधीन कर दिया गया। यद्यपि बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाममात्र संयुक्तता स्वीकार कर ली गई, परंतु उसको यानी बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। धन्यवाद।